आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। बहनों, समाज में प्रेरक व्यक्तित्व, जिम्मेदार पद पर आसीन, कर्मठ और संतुलित कार्यशैली के लिए जाने जाने वाले व्यक्तित्व की मुलाकात हम आपसे इस कार्यक्रम के जरिए करवाएंगे, ताकि हम जान सकें कि अपने कार्यशैली के माध्यम से वो समाज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके क्या अनुभव हैं। और बहनों, आपको इंतज़ार होगा, तो आइए जानते हैं आज के हमारे ख़ास मेहमान से। आप हैं पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा, जगदलपुर। सिन्हा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा, आपका जन्म और आपका कार्यस्थल कहाँ रहा है। मैं मूल रूप से छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूँ जी। मेरा जन्म जशपुर ज़िले में एक गांव में हुआ था, रायकेरा, जो हमारा नेटिव गांव है। मेरे पिताजी कोल इंडिया में कार्यरत थे, तो कोरबा में काफ़ी लंबे समय तक उनकी पदस्थापना रही और मेरी स्कूली शिक्षा ज़्यादातर कोरबा में ही हुई। उसके पश्चात रायपुर से मैंने इंजीनियरिंग की। RIT रायपुर एक कॉलेज है, वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। और उसके बाद फिर जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मेरी नौकरी लगी बाल्को में। कोरबा में ही बाल्को कंपनी है जहाँ मेरी पहली नौकरी लगी थी एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। और उसके पश्चात 4 साल मैंने नौकरी वहाँ की। फिर इच्छा हुई कि मुझे कुछ और करना चाहिए, करियर में तैयारी करनी चाहिए। UPSC की तैयारी मैंने चालू की। दिल्ली गया मैं अपनी जॉब छोड़ करके, और फिर 2014 बैच में मैं IPS होकर सेलेक्ट हुआ और अब छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपके कुछ शौक़ या आप खाली समय में किस तरह से अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करते हैं? बचपन से ही मुझे पढ़ने का शौक़ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहा, जो कि आगे चल के मेरी तैयारी में भी मुझे काफ़ी मदद मिली उससे। उसके अलावा संगीत का काफ़ी शौक़ है, संगीत सुनने का भी। थोड़ा संगीत गुनगुना भी लेता हूँ, गाने गा भी लेता हूँ। तो संगीत का, पढ़ने का, और उसके अलावा खाली समय में मैं मूवीज़ वगैरह भी देखता हूँ। और सभी तरीके के एंटरटेनमेंट से मैं अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ। तभी हम समझ पाते हैं कि इसका संतुलन ही आपकी कार्यशैली में झलकता है। आप कितने संतुलित तरीके से काफ़ी सारी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं, जिसको हम समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं। आप बता रहे थे कि हम गुनगुनाते भी हैं, तो आपकी पसंद का कोई नगमा या कोई गीत आप हमें सुनाना चाहेंगे? जी, मैं किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। बचपन से ही उनके गाने सुनते रहा हूँ। पिताजी को भी बहुत पसंद थे, तो हमारे घर में ज़्यादातर गाने उनके चलते थे। तो किशोर कुमार जी का एक गाना है, ज़िंदगी की यही रीत है। ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत ही खूबसूरत आपने गीत गाया भी और चुना भी। ये गीत अपने आप में एक संदेश देने वाला है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, आपको हारना नहीं है। जी बिल्कुल। लाइफ में यही सीखा है मैंने। जिस समय तैयारी कर रहा था, काफ़ी कठिन तैयारी होती है UPSC के एग्ज़ाम की, और उस दौरान जब भी असफलताएं हाथ लगती थी, तो एक तरीके से यही संदेश मन में लेकर चलता था कि अभी हारे हैं, लेकिन आगे चल के जीतेंगे ज़रूर। बिल्कुल। और यही संतुलन हर जगह काम आता है। आप बस्तर में काफ़ी समय से पदस्थ रहे हैं और आपने काफ़ी सारी गतिविधियां, मतलब आपराधिक भी, नशे से संबंधित भी, और भी बहुत सारे सामाजिक पहलुओं पर भी आपने काम किया है, जो हमने जाना है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की जो संलिप्तता है आपराधिक गतिविधियों में, जब बस्तर जिले में विशेष करके, वो किस तरह की है ज़्यादातर? बस्तर ज़िले की बात की जाए तो, क्योंकि हमारा इलाका जो है वो वनों से भरपूर रहा है, आदिवासी बहुल इलाका है, और जो एक आदिवासी संस्कृति सभ्यता है उसमें बहुत वॉयलेंट नहीं होते हैं लोग। तो अपराध की अगर तुलना की जाए प्लेन इलाकों से, तो रिलेटिवली कम है यहाँ पे अपराध। लेकिन अब जैसे जैसे इलाका शांति की तरफ बढ़ रहा है, इलाके में गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रियल गतिविधियाँ और अन्य तरह की गतिविधियाँ, तो हम देख रहे हैं कि अपराध भी थोड़े बढ़ रहे हैं। महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो अभी तक बहुत सारे ऐसे कोई जघन्य या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में महिलाओं की संलिप्तता नज़र नहीं आई है। कभी कभार आवेश में आकर के कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो गई, मारपीट की घटनाएं हो गई, उस तरह की घटनाएं आती रहती हैं।
एक जो हमने ट्रेंड देखा था, क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग ज़िला है उड़ीसा से, यहाँ पे गांजे की तस्करी काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी। और कई बार हमने देखा कि एक तरीके से महिलाओं को सामने रखने से क्या होता है, पुलिस स्वाभाविक तौर पे उन पे शंका नहीं करती है। तो उनके माध्यम से इस तरीके की तस्करियाँ होती थी, तो कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो उसमें भी लगाम लगी है। लेकिन ओवरऑल महिला संबंधी अपराधी महिलाओं का इस्तेमाल करते, अपराधी जो है महिलाओं को कुरियर के तौर पे इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस को जाहिर तौर पे उनके ऊपर शंका ना हो। तो ओवरऑल जो मैं बता रहा था कि महिलाओं की अपराधों में संलिप्तता रिलेटिवली यहाँ पे काफ़ी कम है, और ऑर्गेनाइज क्राइम्स में तो अभी तक बिल्कुल भी हम लोगों को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। और आपके पुलिस में तो बहुत सारे विभाग चलते हैं महिलाओं से संबंधित, परिवार परामर्श केंद्र और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं में, जो यहाँ की महिलाओं में कानूनी जागरूकता का स्तर क्या है और कैसा है? जी, जो पहले मैं बता रहा था, थोड़ा आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से शिक्षा का स्तर भी थोड़ा सा पहले कम रहा है। अब जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को उनको जो भी शक्तियां हैं, उनको सरकार से जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके संबंध में जानकारी हो रही है। लोग जानते हैं कि कानून में क्या लिखा है। आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से सारी जानकारी हमारे मोबाइल फ़ोन पे है, तो जो कानून की जानकारी का स्तर है वो धीरे धीरे करके बेहतर हो रहे हैं। शहर में अगर देखें तो शहर में जो महिलाएं हैं वो हमारे पास आ करके अपने हक की बातें करती हैं, अगर चाहे वो डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो, चाहे कोई अन्य तरीके की भी कोई कठिनाई हो रही हो, तो उसके बारे में खुलकर आकर बात करते हैं इश्यूज़ के बारे में, और न्याय की प्रतीक्षा में भी रहती हैं। उनको उम्मीद रहती है कि पुलिस उनके लिए न्याय करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी देखा जा रहा है कि पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके की शिकायत नहीं पुलिस के पास आ पा रही है, क्योंकि एक ट्रेडिशनली यहाँ पे प्रैक्टिस रही है कि गांव में ही डिस्प्यूट्स को निपटा लिया जाता है। तो उस वजह से अभी बहुत ज़्यादा पुलिस के सामने लोग नहीं आते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर जैसे जैसे लोगों को जागरूकता आएगी, लोगों के अंदर कानून की जानकारी बढ़ेगी, तो वो अपने हक को लेकर के पुलिस के समक्ष भी आएंगे। आपके यहाँ से कोई विशेष योजना या प्रचार प्रसार कुछ इस तरह से किया जाता है, या ऐसा कोई मंच दिया जाता है जहाँ पर महिलाओं के साथ बैठ के आप संवाद स्थापित करते हों या उन्हें कानून की जानकारी देते हों? जी, महिलाओं के संबंध में काफ़ी संवेदनशील है जो हमारा डिपार्टमेंट है। शुरू से ही कुछ ना कुछ गतिविधियां इसमें होती रही हैं। अभिव्यक्ति करके एक ऐप भी मोबाइल पे हम लोगों ने काफ़ी पहले लॉन्च किया था, जिसमें काफ़ी सारी सुविधाएं थी। उसके अलावा हर एक ज़िले में महिला थाना स्थापित किया गया है। स्पेशली वो महिलाओं के लिए है, जो भी डिस्प्यूट हो, अगर वो ट्रेडिशनल पुलिस थाने में नहीं आना चाहें, ट्रेडिशनल पुलिस थाने में आने में उनको थोड़ी घबराहट हो रही हो, तो वो महिला थाना जा सकते हैं। हर एक थाने में, जो नॉर्मल थाने हैं वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क अलग से स्थापित किया गया है, ताकि महिलाएं खुल करके वहाँ करके अपनी बात कर सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने शक्ति रक्षा टीम का भी गठन किया है। वो ज़िले में जगह जगह पे घूम घूम करके न सिर्फ लोगों के अंदर जागरूकता लाती हैं महिला संबंधी अपराधों और महिला संबंधी इश्यूज़ को लेकर के, बल्कि वो पेट्रोलिंग के माध्यम से महिलाओं में सुरक्षा की भी भावना जगाती हैं। अच्छा, शक्ति परियोजना रक्षा टीम है। शक्ति रक्षा टीम, ये एक तरह का पेट्रोलिंग वाहन है आपके? जी, ये मतलब एक टीम का नाम दे दिया है हमने, महिला रक्षा टीम। वो स्कूल, कॉलेजेस, सार्वजनिक स्थल में पेट्रोलिंग करके अपनी उपस्थिति भी जाहिर करती हैं, और साथ साथ जागरूकता के लिए अलग अलग समय पे। इसका कोई विशेष टोल फ्री नंबर वगैरह है, या ये सिर्फ? देखिए, महिला संबंधी अपराध से अगर कोई भी महिला पीड़ित हैं और वो थाने तक नहीं आ पा रही हैं, तो 1091 हेल्पलाइन नंबर है, जिसकी मदद से वो हम तक पहुंच सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जितने हेल्पलाइंस हैं, कंट्रोल रूम का नंबर है, सभी अधिकारियों के नंबर हैं, वो सारे के सारे पब्लिक हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया था, अभिव्यक्ति ऐप है, उसमें भी महिलाएं अपनी शिकायतें रख सकती हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, जो ये शक्ति टीम है। कई बार क्या होता है, पुलिस की वाहन यदि कॉलेज कैंपस में खड़ी है तो शरारती तत्वों को ये एहसास हो जाता है कि पुलिस की नज़र में हम हैं, तो स्वतः ही उस पर अंकुश लग जाता है। वर्तमान समय में जो कि अब महिलाएं बहुत मुखर हो चुकी हैं, हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, हर जगह अपना प्रबंधन भी सिद्ध कर चुकी हैं, तो जाहिर है कि कुछ समस्याएं भी उनके साथ आती होंगी। और आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय में महिलाओं को किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम भी बहुत हो रहे हैं, पैसों के फ्रॉड भी बहुत सुनने में आ रहे हैं,
तो आपकी तरफ से आप क्या कहेंगे इसमें? अगर साइबर क्राइम के शिकार होते हैं या ऐसा अंदेशा होता है कि कोई साइबर क्राइम में फंसा सकता है, तो 1930 हेल्पलाइन नंबर है जिसमें कॉल करके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल। इसका तो अनुभव मुझे भी है कि 1930 पे कॉल करने के बाद वो लोग जांच के लिए निकटतम आपका थाना है वहाँ भेजते हैं, फिर वो थाने वाले पूरी जांच करते हैं उसकी। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ साइबर क्राइम के लिए आजकल पोर्टल भी अवेलेबल हैं। अगर हम गूगल पे जा कर के सीधे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल टाइप करेंगे तो हमको वो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे ले जाएंगे और वहाँ पे भी हम अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हम हमेशा यही मानते हैं कि जानकारी बचाव का सबसे अच्छा उपाय है। जी। आपको कानून की जानकारी हो, आपको जो भी राइट्स मिले हुए हैं उनकी जानकारी हो, तो आप अपना बचाव भी कर सकते हैं और अपनी बात बड़े प्लेटफॉर्म पे रख भी सकते हैं। साइबर क्राइम न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि इन जनरल पब्लिक के लिए भी एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया है। हर दूसरा कॉल जो आता है उसको हम शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें साइबर फ्रॉड होने की आशंका रहती है। जी। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले मैं यही बताऊंगा, जितने भी फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। जी। मैंने जैसे बताया, अगर आपको जानकारी है तो आपको कोई भी किसी भी तरीके से बरगला नहीं सकता है। डिजिटल अरेस्ट के केस में हमने यही देखा है, लोग वीडियो कॉल करते हैं पुलिस की ड्रेस में बैठ करके, वो उनको वीडियो कॉल के माध्यम से अरेस्ट करना चाहते हैं या कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। पुलिस कभी भी इस तरीके से कॉल नहीं करती है। उसी तरीके से कई लोग आपको फ़ोन करके कुछ भी अथॉरिटी बता करके आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपके पास नियरेस्ट थाना है, आपको अगर कोई भी इस तरीके की शंका होती है या कोई भी फ़ोन आता है, आपके मन में घबराहट होती है, आप अपने नियरेस्ट थाने में जाकर के बात करते हैं। मैंने जो टोल फ्री नंबर बताया उस पर आप बात कर सकते हैं, कंट्रोल रूम के नंबर हैं। तो कभी भी इस तरीके के फ़ोन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 2 सेकंड सोच करके उसके बाद अगर आपको शंका हो रही है तो आसपास जो भी कानूनी सहायता हो सकती है वो कानूनी सहायता लें और उसके बाद एक्ट करें। जी। ये बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जागरूकता और सावधानी दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं जो महिलाओं को रखना चाहिए। और महिलाएं कई बार मानसिक रूप से कमज़ोर पड़ जाती हैं या किसी बहकावे में भी आ जाती हैं। तो महिलाएं यदि खुद को मजबूत समझें और उस तरह से अगर अपना कार्य करें जो भी वो करती हैं, तो इस तरह की गतिविधियों पे विराम लग सकता है। और जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि पहले जो पुलिस का डर होता था, पहले तो हम किसी पुलिस वाले को ड्रेस में देख कर ही डर जाते थे। जैसे मैं अपना स्वयं का किस्सा बताती हूँ। एक बार CRPF के जो हैं हमारे परिचितों में से थे, उन्हें कुछ नंबर चाहिए था मेरा, तो फ़ोन नंबर बंद था, तो उन्होंने अपनी टीम को मेरे घर भेज दिया। तो मेरी मम्मी देखी, इतनी सारी पुलिस क्यों आई थी तेरे पास? तो एक डर होता है कि पुलिस का ड्रेस, लेकिन आज वो डर ख़त्म हुआ है। आज लोग साथ में बैठकर काम कर रहे हैं। आपने कम्युनिटी पुलिसिंग की भी मैंने देखा है, कई सारी चीज़ें आप बांटते हैं गाँव में, ताकि गाँव वालों के बीच आपके संवाद स्थापित हो सके। विशेष तौर आपने महिलाओं के लिए तो काफ़ी कुछ बताया। ये तो बात हो गई थी साइबर क्राइम से और मानसिक जागरूकता से, लेकिन विशेष तौर पे आज यदि हम एक ओवरऑल बातें करें कि हर तरह, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो व्यवसाय में भी ये देखा गया है कि महिलाओं के नाम पे व्यापार किया जाता है, महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि भुगतान कहाँ कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दहेज के मामले तो अब थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है। घरेलू हिंसा, प्रताड़ना के भी केसेस आते हैं। इन सारी चीज़ों में निकल कर एक बात सामने आती है, और आपने कई ऐसी महिलाओं को भी देखा होगा जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं और अपनी बातों को सही तरीके से रखना भी जानती हैं। तो उन दोनों महिलाओं के, जैसे हम बात करते हैं सशक्त महिला की, तो सशक्त महिला की एक जो परिभाषा होती है, एक परिकल्पना होती है, वो किस तरह से आप देखते हैं? जैसा कि आपने कहा कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं और हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवा रही हैं जी। और हम देखते हैं कि कई सारी महिलाएं प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रही हैं, लेकिन क्योंकि पुलिस में हम लोगों को हर रोज़ ऐसी शिकायतें मिलती हैं जिसमें मैरिटल डिस्प्यूट की बात होती है, मानसिक प्रताड़ना की बात होती है, उसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि महिलाएं जब परिवार की बात आती है तो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं अपनी बात को स्ट्रांगली सामने रखने में। शायद उनके मन में ये बात होती है कि परिवार बिखरे ना, अगर थोड़ा मुझे सहना पड़े तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन परिवार के ऊपर आँच ना है। जितने भी हम लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की घटनाएं या प्रताड़ना होती रही है, उसमें जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, तो यही बात निकल करके आती है। हमको लगा कि परिवार न टूटे, धीरे धीरे करके शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब चीज़ें ठीक नहीं होती तो फिर उनको सामने आना पड़ता है। तो सशक्त महिलाएं भी
जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रही हैं, जो समाज में मुखर होकर के आगे आ रही हैं, लेकिन जब परिवार की बात आती है तो थोड़ा सा वो भी इस चीज़ को लेकर के हिचकिचाती हैं कि निर्णय नहीं ले पाती कि एकदम से हमको अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक रही मैरिटल डिस्प्यूट की बात, ये भी बात सही है कि आज की डेट में महिलाओं को अपने ताकतों का, अपने शक्तियों का अंदाज़ा है, और जब भी उनके ऊपर थोड़ी सी भी आँच आती है तो भी कई बार वो तत्काल पुलिस से या कानूनी सलाह लेने से बचती नहीं हैं। वो आती हैं और समय रहते जब इंटरवेंशन हमारा होता है तो कई परिवार टूटने से बच भी जाते हैं। बिल्कुल, अब सामने ही महिला दिवस आ रहा है और विशेष तौर पर महिला दिवस के लिए आप 2 लाइन में कोई संदेश देना चाहे महिलाओं को? मैं न सिर्फ बस्तर ज़िला बल्कि पूरे राज्य की सभी महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को यही कहूँगा कि आप अपने आप को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले जानकारी रखें। हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको जो शक्तियाँ मिली हुई हैं कानूनन उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बार जब जानकारी आपके पास रहेगी तो उससे बड़ी शक्ति और कोई नहीं होती है। और अपने आप को कभी भी अकेला ना समझें। छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा आपके साथ है, कानून हमेशा आपके साथ है। कभी भी किसी भी तरीके की समस्या अगर आपको लगती है, कोई भी शंका मन में होती है, हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास में हैं, हमारे कंट्रोल रूम के नंबर आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल सकते हैं, या नियरेस्ट थाना भी आपके पास है, आप वहाँ जा कर के अपने परेशानियों को कभी भी खुल करके बता सकती हैं। हम सब आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, नक्सली उन्मूलन का काफ़ी आपने, अभी हम सुन रहे हैं कि लगभग 31 मार्च तक सारे नक्सली समर्पण कर देंगी। इस तरह से बहुत सारी महिला नक्सली भी समर्पण में शामिल हुई हैं। उनके व्यवस्थापन या पुनर्वास के लिए आपने क्या सोचा है, और अभी उनमें और पहले की लाइफ में अभी क्या फ़र्क पाते हैं आप जब से उन्होंने समर्पण किया है? जो भी पूर्व में माओवादी हुआ करते थे जिन्होंने आत्मसमर्पण करके पुनर्वास का रास्ता अपनाया है, उनके लिए शासन की बड़ी स्पष्ट नीति है। उस स्पष्ट नीति में उनके ऊपर जो भी इनाम था उसकी रकम भी उनके पास में जाती है। साथ ही साथ उनको आगे जीवन यापन के लिए सुविधाएं देने का भी उसमें प्रयोजन है। तो जितनी भी महिला साथी हैं उनके लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जो भी उनकी इच्छा हो उसके अनुसार स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था शासन ने कराई हुई है। उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग फील्ड्स में हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, छोटे मोटे घरेलू कार्य हैं, सिलाई कढ़ाई है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और एक बार जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, उस दौरान उनको स्टाइपेंड भी मिलता है। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर उनको कोई रोज़गार का साधन नहीं मिल रहा है तो रोज़गार का साधन उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार पहल करती है, प्रतिबद्ध है जी। और अभी हम देखेंगे कि बस्तर में एक बस्तर पंडुम नाम का कैफ़े एक हम लोगों ने कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था। उसमें जितने भी काम कर रहे हैं हमारे साथी, ज़्यादातर उसमें से वही हैं जो पहले माओवाद का दामन थामे हुए थे और अब पुनर्वास कर चुके हैं या नक्सल विक्टिम है। उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरीके से जहाँ भी हमको उचित लगता है कि उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, वहाँ हम उनको एंगेज करते हैं। समाज की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ने का भी पूरा प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये पूरा प्रयास समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का ही चल रहा है। जी, आपने अपना समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपके बहुमूल्य विचार हमने सुने, और हम उम्मीद करेंगे आगे भी आपसे इसी तरह मुलाकात होते रहे। और आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।